गुड इवनिंग एवरीवन। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अड्डा 24/7 पर। मेरा नाम पिंकी है। करंट अफेयर्स के सेशंस में आपके लेती हूँ। आज थोड़ा सा अलग सेशन आज मैं लेने वाली हूँ, जहाँ पर हम 50 दिन की क्या स्ट्रैटेजी हमारी होनी चाहिए CSIR के पेपर के लिए, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अराउंड अराउंड हमारे पास इतने ही दिन बचे हैं। कौन से सब्जेक्ट को आपको कौन सा दिन देना है, कहाँ से पढ़ना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको आज के सेशन में बताने वाली हूँ। तो एक बार फटाफट सेशन को ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अड्डा 24/7 का ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है अगर किसी भी चीज़ में आप एनरोल करते हो। और हम 10 MCQ क्वेश्चन वहाँ पर अपलोड करते हैं, वो भी आप डेली देख सकते हैं। चलिए, सबसे पहले शुरू करते हैं अपने इकोनॉमी के पार्ट के साथ। इकोनॉमी के आगे मैंने लिखा है CA यानी करंट अफेयर्स। ठीक है, करंट अफेयर्स मेरा ही पार्ट है, क्योंकि मैं आपको सारे करंट अफेयर्स एक साल के करवाने वाली हूँ। देखिए, करंट अफेयर्स आपका पॉलिटी में भी काम आएगा, ज्योग्राफी में भी काम आएगा, इकोनॉमिक्स में भी काम आएगा और GA में तो काम आएगा ही आएगा। तो करंट अफेयर एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आपने करंट अफेयर की मंथली मैगजीन जो मैं प्रोवाइड करूंगी या कहीं से भी आप पढ़ रहे हैं उसको फॉलो कर लिया, तो आपके मैक्सिमम जो सब्जेक्ट्स हैं वो कवर हो जाएंगे। क्योंकि अगर चाहे इकोनॉमी हो चाहे ज्योग्राफी हो, वहां से भी जो सवाल आएंगे ना, चाहे पॉलिटी हो, पॉलिटी में भी जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर इलेक्शन चल रहे हैं आजकल, है ना, इलेक्शन न्यूज में है, तो पॉलिटी में भी सवाल आपका इलेक्शन वाले चैप्टर से पूछेगा। तो करंट से कनेक्ट करके हमें अपना बाकी के चैप्टर्स को भी पढ़ना है, अपना स्टैटिक पोर्शन को भी हमें करंट अफेयर से ही कनेक्ट करके पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको इकोनॉमी और करंट अफेयर, स्पेशली इकोनॉमी से रिलेटेड करंट अफेयर्स को देने हैं 10 दिन। अगर आप आज से ही शुरू करते हैं तो इसको देने हैं आपको 10 दिन। ठीक है, करना क्या है, आपको सबसे पहले इकोनॉमी के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जैसे अगर मान लो इन्फ्लेशन है, ठीक है, मैं आपको यही बताती हूँ यहाँ पर। जैसे मान लो एक टॉपिक है इन्फ्लेशन, पहले आपको इन्फ्लेशन का स्टैटिक का मतलब है कि जो चीजें कभी भी बदलती नहीं है उसका कॉन्सेप्ट पहले समझना है कि जी इन्फ्लेशन होता क्या है, इन्फ्लेशन के कितने प्रकार होते हैं और क्या होता है इन्फ्लेशन में, कौन निकालता है इन्फ्लेशन, कितने अलग अलग तरीके के इन्फ्लेशन होते हैं। ठीक है, ये आपका स्टैटिक पोर्शन में आता है, क्योंकि ये कभी भी बदलता नहीं है। इन्फ्लेशन की जो परिभाषा है वो हमेशा वही रहेगी। बट करंट अफेयर में आ जाता है कि ये बता दीजिए कि इन्फ्लेशन जो है वो अभी किस रेट पे चल रहा है, इन्फ्लेशन अभी कितना चल रहा है, रेपो माफ कीजिएगा, हमारा CPI कितना है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स WPI कितना है, ये सब आपको पता चलेगा जब मैं आपको धीरे धीरे पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो इन्फ्लेशन का हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जी महंगाई जब हो जाती है उसको इन्फ्लेशन कहते हैं। इन्फ्लेशन हमारे देश में मॉस्पी करके एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन उसका नाम है, वो निकालती है। फिर उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि इन्फ्लेशन के कितने टाइप्स हैं, कॉस्ट पुश, डिमांड पुल। डिमांड पुल में ये होता है कि जब किसी भी चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है, जैसे दिवाली होती है तो दिवाली पे मिठाइयों की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ना, जो मिठाई शायद 200 रुपए किलो होती है वो दिवाली पे 300, 350, 400 रुपए किलो तक भी हो जाती है, क्योंकि डिमांड बढ़ गई और डिमांड बढ़ने से उस चीज़ का दाम बढ़ गया, प्राइस बढ़ गया, इसीलिए महंगाई बढ़ गई। ठीक है, एक रीज़न ये होता है। दूसरा होता है कॉस्ट पुश। कॉस्ट पुश आपने बहुत बार अक्सर सुना होगा, आप दुकान पे कोई भी चीज़, जैसे ये पेन लेने आप दुकान पे गए, आप पेन लेने गए, आपने बोला कि भैया वो सेम पेन दे दो जो आपने मुझे पिछले महीने दिया था। उन्होंने बोला ठीक है ये लो, ये 100 रुपए का है। आप बोलोगे कि पिछली बार तो 70 का दिया था, अब आप 100 रुपए का दे रहे हो। वो बोलेगा कि मैम मैं क्या करूं, आगे से ही महंगा आ रहा है। आपने ये बात अक्सर सुनी होगी। वो जो आगे से महंगा आ रहा होता है उसका क्या मतलब होता है कि मे बी इस पेन को बनाने की जो लागत है, इस पेन के अंदर बहुत सारी चीजें यूज करी हुई हैं, इस पेन को बनाने में जो लागत आई है वो शायद बढ़ गई है, इसीलिए हमारा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ गया है। ठीक है, मतलब इसीलिए जो है हमारा, इसी को कहते हैं कॉस्ट पुश, यानी किसी भी चीज को बनाने की जब लागत बढ़ जाती है वही हमारा इन्फ्लेशन को भी बढ़ा देता है। ठीक है, कॉस्ट पुश एंड डिमांड पुल आपको याद रखना है। ठीक है, ये एग्जैक्टली वही उस चीज के एग्जाम्पल हैं, डिमांड पुल, कॉस्ट पुश। आज अगेन मैं ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ा रही हूँ, ये हम डिटेल में अपने इकोनॉमी वाले पार्ट में पढ़ने वाले हैं, बट मैं सिर्फ आपको यहाँ ये बताना चाहती हूँ कि आपको पढ़ना कैसे है। इकोनॉमी अगर आप पढ़ रहे हो तो पहले सारे टॉपिक्स का मतलब समझो, कॉन्सेप्ट समझो और उसको फिर करंट अफेयर से जोड़ो, या फिर करंट अफेयर मैगजीन भी आप ना अगर कोई अच्छी सी लोगे ना, तो वहां पर भी अगर मान लो इन्फ्लेशन के बारे में कोई आर्टिकल, कोई करंट अफेयर आया हुआ है ना, तो उसके साइड में ना एक बॉक्स बना के वो इन्फ्लेशन के बारे में भी आपको समझाते हैं कि जी ये तो करंट वाला पार्ट है, अब ना थोड़ा इन्फ्लेशन को
भी समझ लो क्या होता है ना। तो आपको इस तरीके से पढ़ना है, और करंट अफेयर जब पढ़ोगे तो मैक्सिमम आपके इकोनॉमी के टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। बाकी आप एनसीईआरटीज एक बार फॉलो कर सकते हैं, इकोनॉमी की 11वीं 12वीं की एनसीईआरटी, वो आपकी काफी अच्छे से इकोनॉमी का पोर्शन करवा देंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक सवाल है, कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताइए कि इन्फ्लेशन का बढ़ जाना इकोनॉमी में लीड्स टू डैश इन द मनी सप्लाई, यानी जब इन्फ्लेशन बढ़ जाता है तो मनी सप्लाई जो है हमारी इकोनॉमी में वो क्या होता है, बढ़ जाता है, घट जाता है, कोई चेंज नहीं होता, क्या होता है, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में सभी को बताना है, ठीक है। इसका जवाब मैं अपने टेलीग्राम पर आपको दे दूंगी। हाँ जी, दूसरा सब्जेक्ट आता है आपका मैनेजमेंट और यहाँ पर एनवायरमेंट, इन दोनों को आपको कंबाइन करना है, और एक हफ्ते में मैनेजमेंट के आपको कहीं से तो नोट्स अरेंज करने पड़ेंगे और नोट्स के थ्रू पढ़ना पड़ेगा। एनवायरमेंट के लिए आप एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हैं, प्लस करंट अफेयर आपको फॉलो करने हैं, ये आपको अगले 7 दिन में कवर करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम अगले सब्जेक्ट की बात करते हैं, पॉलिटी और इंग्लिश आप दोनों साथ में पढ़ सकते हैं, यानी जब आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, मतलब मैंने यहाँ पर रखा है एक हैवी सब्जेक्ट एक लाइट सब्जेक्ट, ताकि जब आप हैवी से बोर हो जाओ तो एक लाइट सब्जेक्ट उठा के पढ़ने लग जाओ। पॉलिटी आपको पढ़नी है, लक्ष्मीकांत पढ़ना है, और इसको भी हम कंबाइन करेंगे करंट अफेयर्स के साथ, ठीक है। जब आप पॉलिटी पढ़ो सुबह उठ के 4 5 6 घंटा जितना पढ़ सकते हो, उसके बाद जब थक जाओ या पॉलिटी पढ़ने का मन ना हो तो इंग्लिश पढ़ना शुरू कर दो। ये आपको 7 दिन में खत्म करना पड़ेगा। अभी ज्यादा नंबर ऑफ आवर्स आपको बढ़ाने पड़ेंगे क्योंकि हमारे पास समय कम है, क्योंकि रिवीजन भी हमें करना है। फिर बारी आती है हिस्ट्री की, काफी ज्यादा सिलेबस है हिस्ट्री का, ज्यादा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमें एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न तीनों हिस्ट्रीज पढ़नी है। मॉडर्न के लिए आप सिर्फ स्पेक्ट्रम पढ़िए, एंशिएंट मिडिवल के लिए आप एनसीईआरटीज पढ़िए, और उसके अलावा आप कुछ भी मत पढ़िए, उतना पढ़ लेंगे उसी को रिवाइज कर लेंगे वो ही मोर देन सफिशिएंट है। स्पेक्ट्रम पढ़ के तो लोग यूपीएससी भी निकाल रहे हैं, सीएसआईआर तो 100% निकलेगा, ठीक है। एथिक्स को आप यहाँ पर इसके साथ कंबाइन कर सकते हैं। एथिक्स के लिए आप लेक्सिकन पढ़ सकते हैं, बहुत ही सिंपल और आसान बुक है, बहुत जल्दी हो जाएगी अगर आपने एक बार लग के पढ़ी। मैंने तो लेक्सिकन एक दिन में खत्म कर दी थी क्योंकि उसकी आसान भाषा है, बहुत ही आसान भाषा है, बहुत अच्छे से डेफिनेशन समझ आ जाएंगी, ठीक है। 10 दिन में आपको ये खत्म करना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं ज्योग्राफी और डिसीजन मेकिंग पर, जो आपको एक हफ्ता देना है। ज्योग्राफी में भी आपका करंट अफेयर की जो मैगजीन से आप पढ़ोगे ना, उसमें से काफी कुछ जो है आपका ज्योग्राफी में हो जाएगा, ठीक है। ज्योग्राफी में आपका काफी कुछ यहाँ से हो जाएगा, पर फिर भी आपको करंट अफेयर तो पढ़ना ही है, उसके साथ साथ 11वीं और 12वीं की एनसीईआरटीज आपको पढ़नी है। ज्योग्राफी की बहुत ही अमेजिंग एनसीईआरटी है, यहाँ से आपके सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। और डिसीजन मेकिंग आपको किसी के नोट से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कोई ऐसी कोई अलग से किताब नहीं है जहां से आपने डिसीजन मेकिंग पढ़ लिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपको लगाने हैं फुल लेंथ टेस्ट। फुल लेंथ टेस्ट, अब मैं ये नहीं कहूंगी कि आपको 50 टेस्ट लगाने हैं, बेशक आप विद इन 10 लगा लो, विद इन 10 यानी आप 7 लगा लो, 8 लगा लो, 5 लगा लो, पर उनको अच्छे से लगाओ, क्वालिटी टेस्ट लगाओ, उनको एनालाइज करने की कोशिश करो कि कहाँ आपने गलती की है, कहाँ आपने अच्छे से परफॉर्म किया है, कौन सा आपका अच्छा एरिया है, कौन सा आपका वीक एरिया है। जो वीक एरिया है वहां पर ज्यादा काम करने की कोशिश करो। आपकी रिवीजन में अगर कमी रह गई है तो आप रिवीजन करिए, अच्छे से रिवाइज करिए चीजों को, या फिर अगर कोई आप सिली मिस्टेक कर रहे हो उसको भी पहचानने की कोशिश कीजिए ताकि फाइनल एग्जाम में आपकी वो ना हो। तो कभी भी मैं ये नहीं कहूंगी मॉक टेस्ट आप बहुत ज्यादा लगाओ, बट कुछ लगा लो ताकि उससे आपको एक आइडिया आ जाए। दूसरी चीज, मैंने अपने टेलीग्राम पे आपको पीवाईक्यू शेयर करे हुए हैं, प्रीवियसली जो सवाल पूछे गए हैं वो मैंने अपने टेलीग्राम पे शेयर किए हुए हैं, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। वैसे मैं बता दूं मॉडरेट लेवल का आपका पेपर आता है, 1 लाइनर्स आते हैं, यानी फैक्ट्स ज्यादा पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा भारी कॉन्सेप्ट्स आपसे नहीं पूछे जाएंगे। तो उस चीज की चिंता मत करना कि बहुत भारी कॉन्सेप्ट पूछे गए तो आप कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। सो ये आपका जो है यहाँ पर रहना चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर बारी आती है रिवीजन की कि मैम ये तो हमारा पढ़ने में ही 50 दिन हो गए, फिर हम रिवाइज कैसे करेंगे। आपको रिवाइज उसी दिन में, उन्हीं दिनों में करना पड़ेगा जिन दिनों में आप पढ़ाई कर रहे हैं। यानी अगर आप मान लीजिए आप हिस्ट्री पढ़कर, आज आपने हिस्ट्री पढ़ी है, आप सो गए, अगले दिन जब आप उठोगे तो सुबह का आधा घंटा या 1 घंटा आप उसी हिस्ट्री को जो आपने कल पढ़ी है उसको रिवाइज करने में दीजिए। बहुत जल्दी वो रिवाइज हो जाएगी और सुबह का पढ़ा मतलब जो है वो आपको याद भी रहेगा, क्योंकि पहला रिवीजन सबसे ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। तो आप रिवाइज कीजिए आराम से सबसे पहले, ठीक है। या फिर अगर आप नाइट पर्सन हैं, यानी आप रात को पढ़ना प्रेफर करते हो, तो आप रात को भी रिवाइज कर सकते हो, या सुबह सुबह भी आप उठ के रिवाइज कर सकते हो,
जैसे भी आपको करना है। बट अगर आप दिन में सोते हो, रात को उठ के पढ़ाई शुरू करते हो, तो रात को उठते ही जो भी आपने पढ़ा था उसको पहले रिवाइज करो, उसके बाद आगे बढ़ो, है ना। पीछे जो आपने पढ़ा है उसको एक बार फटाफट दोबारा देख लो, ताकि आप कुछ भूले तो नहीं हो। अगर भूले हो तो एक बार और रिवाइज कर लो, उसके बाद अगला चैप्टर पढ़ो या अगला सब्जेक्ट उठाओ। ये आपकी रिवीजन की स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। ये आपको डेली डेली करना है, तो आपको क्या होगा, रिवीजन के लिए अलग से समय नहीं चाहिए होगा। और अगर हमारा एग्जाम जो है थोड़ा लेट हुआ, फेब में मान लो थोड़ा लेट हुआ, तो ये अच्छी बात हो जाएगी, क्योंकि हमें रिवीजन के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा, है ना। तो रिवाइज हम बहुत बेहतर तरीके से उस टाइम में भी कर सकते हैं। अभी हमारा फोकस होना चाहिए कि हम अपना पूरा सारा सिलेबस कंप्लीट करें, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा रिवीजन भी डेली डेली करते रहें, और लास्ट में कुछ टेस्ट हम लगा लें। टेस्ट कभी भी पेपर के बहुत पास मत लगाना, पेपर के एक हफ्ता पहले मत लगाना, क्योंकि वो डिमोटिवेट करता है अननेसेसरी, ठीक है। रही बात उन सब्जेक्ट्स की जिनमें आपको प्रैक्टिस लगेगी, जैसे मैथ्स, रीजनिंग वगैरह हुआ, उनको भी आपको डेली का, अभी जब ये पूरा सिलेबस आप कर रहे हो, एक एक घंटा प्रैक्टिस करने के लिए देना है। अगेन वो डिपेंड करता है कि आपकी मैथ्स, आपकी रीजनिंग, आपकी इंग्लिश कितनी स्ट्रांग या कितनी वीक है। बट मैं कहूंगी एक एक घंटा अगर आपने प्रैक्टिस किया, तो उस लेवल का आप प्रिपेयर कर पाओगे जिस लेवल का पेपर में पूछा जाएगा। अगर लेवल देखना है तो आप मेरा टेलीग्राम जरूर चेक कीजिए, क्योंकि मैंने वहां पर PYQ शेयर किए हुए हैं, आपको उनसे बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि कैसा पेपर आया था, ठीक है। ये आपका पेपर का पैटर्न है, जैसा कि आप सभी को पता होगा। GA जिसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी और करंट आएगा 100 नंबर का, फिर आपका इंग्लिश आएगा 50 नंबर का, फिर आपका रीजनिंग, मैथ्स, जनरल साइंस, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, एथिक्स, डिसीजन मेकिंग, मैनेजमेंट, ज्योग्राफी, ये सारे सब्जेक्ट्स मैं आपको बता चुकी हूँ कि कितने दिनों में पूरा करना है, कहाँ से पूरा करना है, और कौन से सब्जेक्ट के साथ पूरा करना है। ये सारे ही 25-25 नंबर के यहाँ पर आने वाले हैं। अगर आपने ये दोनों एग्जाम्स क्रैक किए, तो आपको ये तीसरा पेपर 3 यानी इंग्लिश लिखने को मिलेगा, ठीक है जी। ओके, अब मैं आपको टेलीग्राम बता देती हूँ, जहां पर मैं ये सारे PYQs और सारे टेलीग्राम पे PDF वगैरह जो शेयर करूंगी, वो है ये पिंकी करंट अफेयर्स अड्डा 24/7। इसको आप ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर मैं डेफिनेटली आपसे कनेक्ट करूंगी। और ये भी बता दूं कि अगर आपको नोट्स है, कि क्योंकि कम टाइम बचा है, तो अगर आपको कहीं से नोट्स मिल गए कि मैम इतनी तो किताबें पढ़ने का टाइम नहीं है, अगर मैं तो एक महीने में NCERTs ही पूरा कर पाऊंगा और टाइम खत्म हो जाएगा, तो हम आपको नोट्स बनाकर देने वाले हैं। स्पेशली मैं आपको यहाँ पर करंट अफेयर की मंथली मैगजीन देने वाली हूँ, जो ऑलरेडी बना चुकी हूँ, वो आपको यहाँ पर पेड क्लासेस में प्रोवाइड करने वाली हूँ। अगर वो आपने पढ़ ली, तो आपका करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सारे सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगे उसी एक करंट अफेयर की कंपाइलेशन से। आपको कुछ भी अलग अलग जगह से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ना कोई अखबार पढ़ने की जरूरत, ना कोई साइट पढ़ने की जरूरत, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बस उसी मैगजीन को पढ़िएगा। मैं कोशिश करती हूँ हमेशा कि एक महीने की जो मैगजीन है उसको मैं 80 के मतलब विद इन 80 पेजेस रखूं, 80 पेजेस से ज्यादा उसको ना करूं, क्योंकि बहुत मोटी मैं नहीं बनाती हूँ, ठीक है। ये रहेगा, ये हमारा कोर्स है जिसमें मैं ये सारी PDF जो मैंने बोला वो प्रोवाइड करूंगी। CSIR का ये बैच है। जब आप अड्डा 24/7 के ऐप पर जाएंगे और Y674 कोड जब आप यूज करेंगे, तो आपको एक कोर्स में एडमिशन तो मिलेगा ही मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ, उसके साथ साथ मेरी पर्सनल गाइडेंस भी मिलेगी। अगर आपने यहाँ पर ये कोड अगर आप यूज करते हैं, तो यानी आप मुझसे मेरे टेलीग्राम पर कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपकी उसमें मदद करूंगी। आई होप आज का जो सेशन था वो आपकी मदद किया होगा, और जल्दी से इसमें एनरोल कर लीजिए। मेरी क्लासेस जल्द ही शुरू होने वाली हैं, ठीक है। बैच ऑलरेडी शुरू हो चुका है, बट मेरी क्लासेस जो है जल्द ही इसमें शुरू होने वाली है। मैं चाहती हूँ तब तक जितने भी स्टूडेंट्स ने नहीं एनरोल किया है वो एनरोल कर ले, ताकि हम लाइव क्लासेस साथ में लें। और लाइव क्लास होगी ताकि आप जुड़ सकते हैं, और आपके डाउट जितने भी है वो साथ के साथ क्लास में ही मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा एंड बाय बाय।